हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंटलाइन अकाउंटिंग। और हम यहाँ पर श्री संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आपके लिए क्लास 11 क्लास 12 की अकाउंटेंसी लेकर आए हैं। तो देखिए इस बार का हमारा नया चैप्टर क्या है। तो मेरा जो चैप्टर है वो है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है साहब इस बार का? क्वालिटी करेक्टर्स। कौन कौन से क्वालिटी करेक्टर्स होने चाहिए अकाउंटिंग के अंदर, यानी ऐसी कौन कौन सी विशेषता है जिसके बदौलत हमारा अकाउंट प्योरीफाई हो सकता है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे आप कह सकते हैं हाँ आपका अकाउंट बेहतरीन बना हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपको जो भी आप काम करते हैं बिजनेस में, अकाउंट्स में, आपने जो भी वर्क करा उस चीज का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि आदमी को देखते ये लगना चाहिए हाँ ये चीज सही है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आप पानी पीना चाहते हैं, आपके सामने दो गिलास रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड वाला गिलास। पहले वाले गिलास जो है इसके अंदर आपने लिखा हुआ है बिस्लरी, और दूसरा वाला जो है उस गिलास में आपने लिखा है सिंपल। और आप दोनों गिलासों में बिस्लरी का पानी डाल देते हैं। इस गिलास में भी आपने बिस्लरी का पानी भर दिया सारा का सारा, इस गिलास में भी आपने बिस्लरी का पानी भर दिया। और आप किसी एक नए आदमी को लाते हैं और उससे कहते हैं भैया पानी पियो। तो आप देखोगे कि 99% जो है आदमी वो किसका पानी पीना पसंद करेंगे? बिस्लरी का। वो सादा वाला पानी नहीं पियेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उन्हें उस चीज पर फेथ है। वो जानते हैं कि हाँ यार इसके 100% यानी कि ज्यादातर इसकी चीजें क्या है वो प्योरीफाई, वो बिल्कुल ठीक है। जबकि दूसरा वाला जो है हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए वो इस तरह से बने हुए हो कि उसके ऊपर विश्वास किया जा सके। जिसे हम कहते हैं कि आंखें मीच के विश्वास करना। आप कोई चीज चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं स्वीट्स खाऊं, आपके सामने 4-5 दुकानें हैं और एक हल्दीराम की स्वीट्स की दुकान है, तो आप विश्वास करते हैं मैं हल्दीराम से स्वीट्स ले लूं। आपके पास पानी की बोतल है, आप विश्वास करते हैं सादी बोतल की जगह पर मैं चाहे 1 रुपया फालतू जाए मैं बिस्लरी की बोतल ले लूं। इसी तरह से आप चाहते हैं मैं किसी स्कूल में एडमिशन लूं, तो आपके सामने फौरन आ जाता कौन से स्कूल का नाम? डीपीएस स्कूल। आप चाहते हैं डीपीएस स्कूल में एडमिशन लूं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उसके ऊपर आपका क्या है? फेथ। तो बुक्स अकाउंट्स भी ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला देखते ही आपको फौरन क्या कहे हाँ ये चीज प्योरीफाई है, और आप उसे रेटिंग में पूरे के पूरे नंबर दे दें। नेक्स्ट हमारा सेकंड, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? रिलीवेंस। तो हमारा सबसे पहला क्वालिटी कैरेक्टर्स में आता है रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब हो गया कि आपने जितने भी काम करे वो सारी बातों का एक मेन उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि वो चीज अपने मोटिव पर होनी चाहिए। आपने अगर सभी सपोज कीजिए कोई डिसीजन लिया, तो सामने वाले से अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो फौरन आपकी बात को देख के रेस्पॉन्स दे। ये ना हो कि आप कह तो कुछ रहे हैं और उस पर इसका रेस्पॉन्स ही नहीं बोला। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूं कि सामने दो गिलास रखे हैं और पहले वाला गिलास जो है उसके अंदर बिस्लरी का पानी है और दूसरा वाला जो है वो कौन सा पानी है? सिंपल का पानी भरा हुआ है। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये वाला पानी जो है किस चीज का? बिस्लरी का। आप बोतल देखते हैं, बोतल के ऊपर दोनों के कवर सेम है, तो आप कवर देख के इस बात का पता चला सकते हैं कि हाँ कौन सा वाला चीज सही है। तो रिलीवेंस का मतलब हो गया कि आपका एक मोटिव, एक उद्देश्य है, बिल्कुल वो इससे ठीक होना चाहिए। जिस चीज को आप करें वो चीज मान लेनी चाहिए। जो बात आप कहें सामने वाली पार्टी को आपके ऊपर फौरन उस पर क्या हो जानी चाहिए? फेथ। तो जो फेथ है, जो मोटिव है, वो चीज क्या है? डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। कंपनी के उद्देश्यों को, जो आपका उद्देश्य है उस बात को वो चीज क्लियर करेगा हाँ यही बात है जो आप कहना चाह रहे हैं, और फौरन सामने वाली पार्टी आपकी बात को मान ले। तो इस तरह से आपको पॉइंट जो है किस चीज का? रिलीवेंस का। आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। हमारा थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड क्वालिटी करेक्टर्स हमारा जो है अंडरस्टैंडेबिलिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जितनी भी अकाउंटेंसी की बातें होनी चाहिए, यानी आप अकाउंटेंसी में जो भी वर्क करते हैं वो इस तरह से हो कि सामने वाला उसे इजीली समझ सके। यानी कोई बात ऐसी ना हो जो आपने हिडन में कर रखी हो। जैसे भी इंफॉर्मेशन उन सभी इंफॉर्मेशन को आपको पेश करना होगा इस तरह से, ताकि जो ना जो भी उसके यूजर्स हैं वो आपकी बात को बहुत आसानी से बहुत इजीली समझ लें। जैसे कि कभी कभी आप देखते हो पोस्टर के ऊपर कोई ना कोई हेडिंग लिखी जाती है, तो जिन आदमियों से पढ़ने नहीं आता वो उन चीजों को भी, हेडिंग को पहचान लेते हैं। आप देखते हो किसी बात पर कोई स्टार के निशान या किसी चीज के निशान लगे रहते हैं, तो हम फौरन समझ जाते हैं कि ये किस चीज की चीज होती है। जैसे आप देखते हो जब हम लिखते हैं डिस्काउंट, तो आप डिस्काउंट के ऊपर लिख देखते हो लिखा हुआ 10%, 20% या 50%। लेकिन बहुत से डिस्काउंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या लिखा रहता है? ऑफ। तो ऑफ का मतलब ये हो जाता है कि भाई किसी किसी चीज पर डिस्काउंट है, आप ध्यान से डिस्काउंट लीजिए। तो ये नहीं है कि सभी चीजों पर डिस्काउंट है। इसी तरह आपकी जो अकाउंटेंसी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि कोई भी आदमी जब उसे पढ़े या उसे देखे तो बहुत इजीली उस चीज को समझ जाए
और ये इस चीज पर विश्वास कर ले कि हाँ ये जो बात लिखी गई है वो सही होगी। हमारा फोर्थ पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। यानी कंपेरेबिलिटी का मतलब हो गया कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, उन सभी इंफॉर्मेशन को आसानी से क्या कर सके, कंपेयर कर सके। आपके जो भी डाटा है वो दूसरी डाटा से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत। यानी आपके पास जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बातें होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि दूसरा वाला उस पर विश्वास कर सके और आसानी से उस चीज को क्या कर सके, कंपेयर कर सके कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है और दूसरी फर्म में जो इन्फॉर्मेशन है, वो दोनों इन्फॉर्मेशनों में इनकी इन्फॉर्मेशन सही है, सटीक है और हम आसानी से इस चीज को मान सकते हैं। तो ये सारी बातें, चारों के चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके क्वालिटी करेक्टर्स में ये चारों पॉइंट, इनमें से एक पॉइंट 100% आना होता है। आप किसी भी साल का पेपर उठा लें, अपना कुछ भी देख लें, हर टीचर ये पॉइंट जरूर देगा। तो ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है किस चीज के बारे में, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी सेम चीज होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। बुक कीपिंग का मतलब अलग होता है, अकाउंटिंग का मतलब अलग है और अकाउंटेंसी का मतलब अलग होता है। अब किस तरह से होता है बुक कीपिंग, सबसे पहले हम लेते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मतलब होता है एक्चुअल में रिकॉर्ड्स रखना। जब आप कोई भी अकाउंटिंग का वर्क करते हो तो अकाउंटेंसी की चीजों को किन किन बुकों में लिखते हो। जैसे कैश की सारी बातें आप कैश बुक में लिखते हो, परचेज की सारी बातें परचेज बुक में लिखते हो, सेल की सभी बातें सेल बुक में, इसी तरह परचेज रिटर्न की बात परचेज रिटर्न में और सेल रिटर्न की बात सेल्स रिटर्न में। तो इसके बाद जो भी चीज बचती है वो सारी की सारी जनरल प्रॉपर में रखते हो। मतलब ये हुआ कि बुक कीपिंग का मतलब हो गया रिकॉर्डों को रखना। इन सभी इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्डों को एक सेट ऑफ बुक में रखने को हम बुक कीपिंग कहते हैं। देन हमारे पास आता है अकाउंटिंग। अब क्योंकि इसमें आ गया आईएनजी, आईएनजी का मतलब आप समझते हैं, इंग्लिश में आईएनजी का मतलब होता है रनिंग, यानी कि जो वर्क आप कर रहे होते हो। यानी अगर इन बुकों में आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, आज से उस वर्क को कर रहे हो, एक्शन, तो वो चीज क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। अगर आप उस वर्क को कर रहे हैं तो वो काम अकाउंटिंग है। मैंने आपके सामने बिल दिया, बिल को आपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज अकाउंटिंग। केवल बुक्स आपके पास आई, वो चाहे परचेज की बुक है चाहे वो सेल की बुक है, तो वो हो गया बुक कीपिंग। देन इसके बाद आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब होता है क्या चीज, नॉलेज। अगर आप किसी भी चीज की नॉलेज ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई परचेज की बुक में परचेज की बातें लिखी जाती हैं उधार उधार की, तो मैंने आपको बताया कि परचेज की बुक में परचेज की बातें लिखी हैं उधार उधार की, आपने केवल इसकी नॉलेज मुझसे ले ली, तो वो कहलाएगा अकाउंटेंसी। अगर आप बिल लेते हो, बिल लिखने के बाद बुक्स लेते हो, तो जो बुक्स आपने ली वो हो गया अकाउंट, बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग। और उस बुक में अगर आप लिखना स्टार्ट कर देते हो तो वो काम क्या होता है, एक्शन, यानी कि अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब केवल सेट ऑफ बुक्स, अकाउंटिंग का मतलब वर्क करना, और अकाउंटेंसी का मतलब केवल नॉलेज, आप उस चीज के बारे में ऑलरेडी नॉलेज ले रहे हो, तो वो अकाउंटेंसी, आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। आप जब काम करते हो अकाउंटिंग, सारी बुक्सों में अगर वर्क कर रहे हो बुक कीपिंग। तो इसके ऊपर लाते हैं डिटेल में क्या चीज होता है बुक कीपिंग, देखते हैं साहब। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जब आप कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं, किस चीज में, बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक्स, उन बुकों में जो आपकी 5-6 बुक थी, इन सभी बुकों में जब आप कोई भी वर्क करते हो तो वो चीज क्या कहलाती है, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब हो गया आपकी बुक्स ऑफ सेट्स के अंदर अपना वर्क करना, बुक कीपिंग कहलाता है। आ जाते हैं आगे। अब अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। बहुत बार डिफरेंस आ चुका है पेपर में, ध्यान से देखिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि इस बार का जो डिफरेंस होगा वो डिपेंड करेगा बेस के ऊपर। आपको बेसिस दे दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको केवल वही चीज डिफाइन करनी होती है जिसके बारे में वो पूछते हैं। इससे एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। आप एमसीक्यू में देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज, और उसने कोई भी लाइन लिख दी, आपको उस पर टिक लगाना होता। तो ध्यान से समझते हैं क्या चीज है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है बुक कीपिंग का, देन हमारा पॉइंट है अकाउंटिंग का। पहला पॉइंट स्कोप। स्कोप क्या है इसका, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्या चीज, आइडेंटिफाई। हमारी बुक कीपिंग वो आइडेंटिफाई करता है कि ये परचेज का काम है या सेल का काम। आपके पास बिल आया, बिल के बाद आपने सबसे पहले क्या देखा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन किस चीज से रिलेटिव है,
परचेस की है तो आप परचेस की बुक लोगे, सेल की है तो आप सेल की बुक लोगे, कैश की है तो आप कैश की बुक लोगे, परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न तो सेल रिटर्न। यानी बुक कीपिंग आइडेंटिफाई करता कि ये बिल इस बुक में लिखा जाएगा। देन इसके बाद अकाउंटिंग समराइजिंग। समराइजिंग में इसके बारे जितना भी काम आप करते हो, जितनी भी आप रिकॉर्ड रखते हो, उन सभी की डिटेल्स उसमें होती है। वो सारा काम आप किस में लिखते हो? अकाउंटिंग में। तो इसका मतलब वो ये हो गया केवल आइडेंटिफाई, और ये हो गया समराइजिंग। देन स्टेज, कौन सी स्टेज है? जब आप सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बुक्स। देन उसके बाद आप क्या करोगे? वर्क। इसका मतलब यह होगा कि बुक कीपिंग जो है हमारी कौन सी स्टेज है? प्राइमरी स्टेज। क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो होगा वो बुक कीपिंग का होगा। जब आपके पास बुक्स होंगी तभी तो आप उसमें कोई काम करेंगे। और हमारा इस तरह से ये कौन सा स्टेज हो गया? सेकेंडरी स्टेज। जैसे सपोज कीजिए आप कोई खाने की नहीं कोई चीज चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या लेंगे? उसका टॉकिन। तो टॉकिन क्या हो गया? प्राइमरी स्टेज। जब आप टॉकिन ले लेंगे उसके बाद कुछ खाने पीने को लेंगे तो वो आ गया सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग, आप पहले बुक्स लेंगे, बुक्स के अंदर देन आप उसमें वर्क करेंगे तो सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है रिकॉर्डिंग करना। आपके पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, आप रखते हो मेंटेन। जो परचेज का रिकॉर्ड है वो परचेज में, जो सेल का रिकॉर्ड है वो सेल में, जो कैश का रिकॉर्ड है वो कैश बुक में, रिटर्न का रिटर्न्स वाले में, सभी को मेंटेन करके रखते हो रिकॉर्ड्स। जबकि अकाउंटेंसी का वर्क क्या होता है? वो रिजल्ट देना। आपका रिजल्ट क्या निकल के आया है? प्रॉफिट या लॉस। मेन रिजल्ट ये होता है इसका। वो आपको ये निकाल के देता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। समझ में आई बात? देन नेक्स्ट लेते हैं साहब। अगला हमारा क्या है? दोनों में डिफरेंस। नंबर 4, परफॉर्मेंस। अब बुक कीपिंग को कौन कौन परफॉर्मेंस कर सकता है? तो बुक कीपिंग जो कि छोटा सा काम होता है, प्राइमरी स्टेज होती है, तो जूनियर स्टाफ भी, यानी कि वो स्टाफ जिसे ट्रेन ना हो, जिसे कोई भी ट्रेनिंग ना हो, तो वो स्टाफ भी इस काम को कर सकता है। कोई मेरा जूनियर स्टाफ है, मैं उससे कहूं तो वो काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो आपको टीचिंग पढ़ानी है, कोई बात समझानी है, तो समझाने के लिए मैं ही समझा पाऊंगा। लेकिन मैं अपने स्टाफ से कहूं कि भी आप ही से जो ना बोर्ड पे जो ना क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए चीज को, तो वो आसानी से बोर्ड पर सेट कर सकता है। तो वो कौन हो गया? जूनियर स्टाफ। लेकिन समझाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको? सीनियर स्टाफ। ऐसा स्टाफ जो क्या हो? ट्रेंड हो, उसे पूरी की पूरी उस चीज की क्या हो? नॉलेज हो। देन नेक्स्ट, स्किल। स्किल की जरूरत। अब ये सारी की सारी बातें बुक कीपिंग या हम अकाउंटेंसी जो करते हैं उसके लिए, अगर आप बुक कीपिंग करते हैं तो इसके लिए किसी भी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती। यानी आपके पास अगर कोई स्किल भी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन ज्यादा भी नहीं है, तो आप आसानी से बुक्स को आराम से छांट सकते हो। जबकि अकाउंटेंसी का वर्क करने के लिए आपके पास स्पेशल स्किल, यानी कि आपके पास कोई ना कोई एबिलिटी होनी चाहिए। आप बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, सीए या कुछ ना कुछ आप करे हुए हो, क्योंकि जब तक आपको इस चीज की नॉलेज नहीं होगी आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप डिफरेंस बिटवीन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बेस के ऊपर करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अगर आप बेस को नहीं पकड़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जितनी भी बातें आ रही है वो एमसीक्यू बेस आ रही है, सभी के ऊपर एमसीक्यू बेस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सभी पॉइंटों के छोटे छोटे से पॉइंट ध्यान में रखिए, आराम से करिए। इस बार का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? यूजर्स। अकाउंटेंसी के कौन कौन से यूजर्स होते हैं? जब आप सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कर देते हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, आपका प्रॉफिट लॉस बन जाता है और आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, तो इस बैलेंस शीट के थ्रू वो कौन कौन से यूजर्स होते हैं जिनको इन चीज की जरूरत पड़ती है? तो जो हमारे यूजर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से? एक तो वो यूजर जो हमारी फर्म के अंदर रहती है, यानी कि वो यूजर्स जो फर्म के अंदर के होते हैं वो, और एक दूसरे वो यूजर्स जो हमारे फर्म के बाहर होते हैं, यानी कि यूजर्स जो फर्म के अंदर हो, जो फर्म के अंदर होते हैं हम उन्हें बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। जो फर्म के अंदर के यूजर्स होते हैं उन्हें सबसे पहले हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट की नॉलेज चाहिए होती है। देन इसके बाद हमारे सेकंड जो होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल यूजर। अब ये इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? इंटरनल का मतलब हो गया कि वो यूजर्स जो फर्म के अंदर सीधे सीधे रिलेटिव होते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से। सबसे पहले ओनर्स, जितने भी मालिक हैं वो मालिक क्या चाहते हैं कि मेरी फर्म के अंदर कितना प्रॉफिट है कितना लॉस, तो सबसे पहले ओनर्स होता है। देन उसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है कि फर्म को किस तरह से ऊंचाइयों पर ले आया, तो मैनेजमेंट सबसे पहले होता है। यानी इंटरनल यूजर्स में हमारे दो नाम आते हैं, सबसे पहले ओनर्स यानी कि मालिक, देन उसके बाद मैनेजमेंट जो हमारे मैनेजर्स वगैरह होते हैं सारे के सारे। देन हमारे पास आता है सेकंड इंटरनल यूजर्स। अब जो हमारा एक्सटर्नल यूजर्स है, एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब है वो यूजर्स जो फर्म के बाहर से होते हैं। अब फर्म के बाहर के कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टर्स जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं, लेंडर्स जिन्होंने कुछ पैसा और लगाया होता है,
कुछ हम पैसा लगाया, उन्होंने और पैसा लगा दिया। सप्लायर्स जो हमें उधार में माल देते हैं एंड सर्विसेज देते हैं। कस्टमर वो आदमी जिन आदमियों को हम माल बेच रहे होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक, सिक्योरिटी एनालिसिस, रिसर्चर्स, ये सारे के सारे जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल यूजर होते हैं। तो आप ध्यान से नाम याद कीजिए, हमारी फर्म में दो टाइप के यूजर्स होते हैं। इंटरनल वो यूजर्स जो हमारी फर्म के अंदर के होते हैं। एक्सटर्नल वो यूजर्स जो फर्म के बाहर के तो होते हैं, लेकिन वो इंटरेस्टेड होते हैं किस चीज के लिए, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए। तो मिलते हैं इन सभी यूजर से। किस तरह से वो यूजर्स होते हैं, सबसे पहले जो आते हैं हमारे वो आते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर में हमारा सबसे पहले कौन आता है, ओनर्स। हमारा ओनर्स जो है वो चाहता कि उसके जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गए, उन बुक्स ऑफ अकाउंट की बदौलत उसकी फर्म के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर उसके फर्म के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चाहेगा कि उसकी फर्म अच्छे से अच्छा काम करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा वो बिजनेस में लगाए। लेकिन अगर सपोज कीजिए उसकी फर्म के अंदर क्या हो रहा होता है, लॉस, तो वो क्या चाहेगा कि वो अपनी फर्म को क्या कर दे, बंद कर दे, या आगे ना चलाए, या फिर उस लॉस को कवर करने के लिए कौन कौन सी बातें हैं वो करे। देन सेकंड नंबर पे जो हमारे होते हैं वो कौन होते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या चाहते हैं, मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है कि वो ये देखते हैं कि यार मैं अपने बिजनेस को किस तरह से ऊंचाइयों पर लेकर जाऊं। क्योंकि जैसे जैसे वो अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ओनर्स का फेथ उन पर बढ़ता है और उनकी सैलरी या उनकी बहुत सी बातें जितनी भी होती हैं उन सभी में इजाफा होता है। तो सबसे पहले ओनर्स के बाद जितने भी आदमी होते हैं वो केवल मैनेजमेंट होता है, जो ये चाहता है कि उसकी फर्म के अंदर कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन आज की कंडीशन में क्या है, किस तरह से वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। देन एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर हमारा जो सबसे पहला नाम आता है वो होता है एम्प्लॉयज का। हमारे जितने भी वर्कर्स होते हैं जो हमारी फर्म के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो वर्कर्स ये चाहते हैं कि हम ये देखें कि हमारी फर्म कैसी है। फॉर एग्जाम्पल कोई फर्म बहुत अच्छी चल रही है, तो उस वर्कर्स को ये रहेगा यार मेरी जॉब सेफ है, मैं आराम से काम कर सकता हूं, मुझे इन फ्यूचर कंपनी से बहुत से बेनिफिट मिलेंगे, यानी बोनस बतौर ईद पर, दिवाली पर, या किसी भी तरह का कोई गिफ्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। लेकिन सपोज कीजिए अगर उसकी फर्म क्या है, बेकार चल रही है, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो लॉस है, बार बार परेशानी आ रही है, तो वर्कर्स क्या चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी अपनी फर्म को छोड़ दें। ऐसा ना हो कि हमारी जॉब क्या हो जाए, अनसिक्योर्ड हो जाए, हमारा पैसा मर जाए और हमें इन फ्यूचर कुछ भी ना मिल पाए। तो सेकंड नंबर पर एक्सटर्नल यूजर में नाम आ जाता है पहला किस चीज का, एम्प्लॉयज का। देन इसके बाद हमारा नंबर आता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक जो है वो क्या चाहते हैं, अगर कि सपोज कीजिए आपकी फर्म बहुत अच्छी चल रही है और आपकी फर्म के अंदर एक फर्म आपकी ए है और आपकी एक फर्म क्या है, बी है। आपकी ए फर्म के अंदर जो नेट प्रॉफिट होता है वो होता है 10 लाख रुपए का, और आपकी दूसरी फर्म बी है, इस फर्म के अंदर आपका नेट प्रॉफिट जो है कितने का होता है, 5 लाख का होता है। और आप दोनों के दोनों फर्मों के डाटा जो है अपनी फर्म को किसे भेजते हो, बैंक को, और आप चाहते हो मैं इसके ऊपर लोन प्रोवाइड करूं। तो आप ये बताइए कि बैंक जो है इन दोनों में से किस कंपनी पर लोन प्रोवाइड करेगा। आप देखेंगे तो नेचुरली बैंक क्या चाहेगा कि जिस फर्म का नेट प्रॉफिट ज्यादा है हम उसे क्या देने, अप्रूवल देने किस चीज का, लोन का। और जिस फर्म का प्रॉफिट क्या है, कम है, हम उसे क्या कर दें, उसे मना कर दें या उसे टालते रहे। तो बैंक भी जो है क्या चाहते हैं, बैंक ये देखते हैं कि हम अपने जो भी कस्टमर हैं या जो भी कंपनीज हैं, ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ज्यादा अच्छी चल रही है, अगर उनका प्रॉफिट हो रहा है तो हम उन्हें लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उन्हें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज दे सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट देना। अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई पैसे नहीं है तो बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी कि पैसे ना होने पर भी आप बैंक से कुछ पैसे ले सकते हैं, लुक लाइक ए क्रेडिट कार्ड। जैसे क्रेडिट कार्ड में आप पैसे निकाल लेते हैं, ऐसे बैंक प्रोवाइड करता है। अगर सपोज कीजिए आपके कारोबार अच्छा चल रहा है तो बैंक आपके साथ अच्छे रिश्ते निभाता है और आपके ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो बैंक भी किस तरह से इंटरेस्टेड होते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल यूजर के अंदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। वो आदमी जो हमारी फर्म के अंदर क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब सपोज कीजिए मेरी एक फर्म है, बहुत अच्छी फर्म चल रही है, अचानक मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है। अगर मैं बैंक से कोई पैसे लेता हूं तो मुझे लोन देना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। लोन लेना पड़ेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरा काम ऐसा हो जाए कि मुझे कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े या इंटरेस्ट ना देना पड़े। अगर मेरी फर्म में प्रॉफिट हो तो मैं उसका कुछ हिस्सा किसी को दे दूं। तो मैं अपने किसी फ्रेंड से कहूंगा कि भैया आप अगर चाहो तो मेरे साथ पैसा लगा सकते हो, मेरी कंपनी में पैसे की जरूरत है। तो वो आदमी अगर मेरे साथ पैसा लगा देता है
तो किस बेस पर लगाएगा? अगर मेरी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट यानी मेरी कंपनी में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो मेरे साथ पैसा लगाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए मेरी कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो लॉस हो रहा है, तो 1 रुपया भी नहीं लगाएगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि मेरी कंपनी में प्रॉफिट है या लॉस। तो बुक्स ऑफ अकाउंट सबसे पहले किसे जरूरी होता है? वो इन्वेस्टर्स को। वो ये देखेगा कि कंपनी अगर अच्छी चल रही है तो वो अपना पैसा हमारे साथ लगा देगा, और अगर कंपनी अच्छी नहीं चल रही तो वो पैसा नहीं लगाएगा। देन इसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो आदमी होते हैं जिनसे हम जो ना माल क्या करते हैं, परचेज करते हैं उधार में, क्रेडिट में। वो आदमी जिन्हें हम जो है पैसा पे करेंगे इन फ्यूचर, क्रेडिट में हम पैसा पे करते हैं, क्योंकि जब हम उनसे उधार माल खरीदते हैं तो इन फ्यूचर हम उन्हें पैसा पे करेंगे। अगर सपोज कीजिए मेरी कंपनी अच्छी चल रही है और मेरी कंपनी में प्रॉफिट है और मैं किसी से उधार माल मांगता हूं, तो वो आदमी बेखटक होकर मुझे 5 की जगह 10,000 का उधार माल दे सकता है। मैंने कभी 10,000 का माल दो, वो कहते 12 का ले जाओ, आते रहेंगे पैसे तो। लेकिन सपोज कीजिए अगर मेरी कंपनी में लॉस हो तो वो क्रेडिटर्स मुझे 1 रुपए का उधार नहीं देगा और मुझे टालता रहेगा। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं किस चीज के लिए? अपने पैसे के लिए, ताकि वो हमें उधार माल आसानी से दे सके। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। अब गवर्नमेंट जो होती है और उसकी अथॉरिटीज जो होती हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होती हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। वो क्यों होती हैं? क्योंकि जितनी भी कंपनी होती हैं वो अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट साल खत्म होने पर नेट पर पेश कर देती हैं। ट्रेडिंग कितने का आया, प्रॉफिट लॉस कितने का हुआ, बैलेंस शीट का। आप चाहें तो किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इजीली उसे देख सकते हैं। तो इसी तरह से सारी गवर्नमेंट जो होती है, जो जितनी भी अथॉरिटीज वगैरह होती हैं, वो सब के सब इस चीज पर नजर बना के रखते हैं कि कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है। जो बिजनेस अच्छा चल रहा होता है उसके ऊपर उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। जैसे सपोज कीजिए आपका कोई भी बिजनेस है, उसके ऊपर कितना टैक्स दिया जाए। आप देखते हो जीएसटी के अलग अलग स्लैब होते हैं, कोई 6% है, कोई 12% है, कोई 18% है। तो अलग अलग चीजों पर अलग टैक्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि ऐसी कौन सी चीज है, जो चीज ज्यादा चल रही होती है उस पर टैक्स ज्यादा हो जाता है, जो चीज कम चल रही है उस पर टैक्स कम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको ध्यान हो कि हमारे पास कीपैड वाले मोबाइल होते थे, तो जब कीपैड वाले मोबाइल थे उनका टैक्स कुछ और था, लेकिन उसके साथ साथ 4G के मोबाइल आ गए, और अब कौन से आ गए? 5G के मोबाइल। तो आपने देखा 5G के मोबाइल पर 18% टैक्स हो गया, जबकि कीपैड वाला जो मोबाइल है उसका टैक्स रेट कम हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि कीपैड का मोबाइल आपको यूज नहीं करता। इसी तरह से आपने देखा कि जब हम कॉलिंग वगैरह करते थे तो कॉल के रेट जाते थे, यानी अगर आप कॉल करते थे तो उसका रिचार्ज कॉल का होता था। अब आप देखते हो कि नेट के पैसे जाते हैं और कॉलिंग क्या हो जाती है? फ्री। तो गवर्नमेंट इस चीज पर नजर बना के रखती है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन चीजों पर टैक्स लगाया जाए और पब्लिक इजीली उसे एक्सेप्ट भी कर ले, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, या अदर कोई भी टैक्स हो। तो किस किस चीज के लिए होता है? वो अथॉरिटीज के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सबसे 6 पॉइंट, पब्लिक। अब पब्लिक किस तरह से इंटरेस्टेड होती है? पब्लिक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बहुत पॉजिटिवली होती है। किस तरह से? भी सपोज कीजिए एक कंपनी है, किसी जगह कंपनी बनी हुई है, उस कंपनी की अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो कंपनी अपनी जगह स्टेबल रहेगी और उसके अंदर और भी एम्प्लॉयज आएंगे। जब एम्प्लॉयज आएंगे तो उस जगह पर डेवलपमेंट होगा। तो पब्लिक उस जगह पर अपनी सोसाइटी बना लेती है, वो कॉर्पोरेट पर पैसा लगाती है, सोशल काम करती है, सारे के सारे वर्क करती है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता होता है कि इस जगह पर जो है डेवलपमेंट होगा और कंपनीज में और लोग आएंगे। जब लोग आएंगे तो खाने पाने की चीजें मिलेंगे, इस तरह से वहां पर एक मार्केट बन जाएगी, तो वो उस चीज को डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो इंडस्ट्री एरिया। अब इंडस्ट्री एरिया जब हमारे पास आता है, यानी जब कोई इंडस्ट्री लगती है तो उस इंडस्ट्री में 10 20 50 आदमी नहीं होते, हजारों आदमी होते हैं। अब हजारों आदमियों की फैमिलीज भी होती हैं। अब उन सभी आदमियों को खाने पीने की चीजें भी चाहिए, रहने की भी चीजें चाहिए, कपड़े वोड़े की भी। तो जिस जगह पर वो इंडस्ट्री लगाई जाती है उसके पास का आसपास का एरिया जो था वो डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे लोग वहां आकर उन चीजों को परचेज करते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक भी इस चीज के लिए इंटरेस्टेड होती है कि कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, किस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, किस कंपनी का प्रॉफिट कम है।